हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का पार्ट सेकंड है। इस पार्ट में हम लोग एटम्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं एंड केमिकल रिएक्शन में एटम से पार्टिसिपेट करता है। जैसे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मिल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन के एटम के साथ मिल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, मतलब एटॉमिक लेवल पे रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है, एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और अनदर एलिमेंट। मतलब किसी भी मोस्ट ऑफ एलिमेंट का एटम्स काफ़ी रिएक्टिव होता है, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्री एग्जिस्ट करने का मतलब होगा कि हाइड्रोजन का एटम हो गया H, तो ये H फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है। मतलब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल करके H2 बनाया रहता है। हाइड्रोजन कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए देखिए यहाँ पे मैंने H2 लिखा हुआ है। क्लोरीन का भी वही है, क्लोरीन का एटम कभी अकेला क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करता, क्लोरीन का एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा दूसरे क्लोरीन के साथ मिल करके Cl2 बनाया रहता है। तो मोस्ट ऑफ एलिमेंट का एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, या तो सेम एलिमेंट के साथ कॉम्बाइन रहता है या फिर अनदर एलिमेंट के साथ कॉम्बाइन रहता है। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन के एक एटम के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब या तो सेम एलिमेंट के साथ कॉम्बाइन रहता है, यहाँ देखिए या तो सेम एलिमेंट के साथ कॉम्बाइन रहता है या फिर अनदर एलिमेंट के साथ कॉम्बाइन रहता है। तो HCl में दो अलग अलग एलिमेंट का एटम मिल करके HCl बना दिया, और हाइड्रोजन के केस में सेम एलिमेंट के साथ कॉम्बाइन, सेम एलिमेंट के एटम के साथ कॉम्बाइन है, एंड क्लोरीन के केस में भी सेम एलिमेंट के एटम के साथ कॉम्बाइन है। बहुत कम ही एलिमेंट होता है जिसका एटम्स अकेला एग्जिस्ट करता है। जैसे आर्गन एक गैस होता है, तो आर्गन का एटम अकेला एग्जिस्ट करता है, ये रिएक्टिव नहीं होता, ये स्टेबल होता है। और भी नोबल गैस होता है, आगे पढ़ना है उसके बारे में हम लोगों को, उसका एटम फ्री एग्जिस्ट करता है। या फिर मोस्ट ऑफ एटम मेटल हो गया, जैसे गोल्ड का मेटल हो गया, या फिर सिल्वर का, गोल्ड एक मेटल हो गया, सिल्वर एक मेटल हो गया, तो ये सब का एटम फ्री एग्जिस्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द एलिमेंट लिखा हुआ है, ऑल एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट है, साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटम के साइज को हम लोग एटॉमिक रेडियस में इंडिकेट करते हैं। मतलब अगर एटम के साइज के बारे में आपको बात करना है कि कार्बन एटम का साइज क्या है, तो बात किया जाता है कि कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है। एंड एटॉमिक रेडियस को जनरली हम लोग नैनोमीटर में मेजर करते हैं, क्योंकि एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम का रेडियस काफ़ी स्मॉल होता है, इसलिए नैनोमीटर में उसको मेजर करते हैं। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है, या फिर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है। थ्रू अ स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप वी कैन सी द एटम्स इनडायरेक्टली। एटम्स काफ़ी स्मॉल होता है जिसको हम लोग नेकेड आई तो छोड़िए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल चीज़ों को देखने के लिए, बट एटम को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसको हम लोग देखते हैं स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप से, वो भी इनडायरेक्टली देखते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब हुआ कि ये जो माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप, ये एटम्स का पिक्चर बनाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, मॉनिटर पे ये एक इमेज बनाता है एटम्स का, और इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसा है। जनरली माइक्रोस्कोप के थ्रू होता है कि आप स्लाइड पे जो चीज़ को देखना है उसको स्लाइड पे आप रखते हैं और माइक्रोस्कोप के थ्रू डायरेक्ट उसको देखते हैं, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं देख सकते उसको। ये माइक्रोस्कोप जो है स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप, ये इसका एक
इमेज जनरेट करता है डिस्प्ले पे, कंप्यूटर पे, और वहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं एटम को। इसीलिए यहाँ पे इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, डायरेक्टली नहीं देख सकते। सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट, इट इज़ द फर्स्ट लेटर। देखिए सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं एटम्स के बारे में बताने के लिए। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग H सिंबल का यूज़ करते हैं। क्लोरीन हो गया तो क्लोरीन के लिए Cl का यूज़ करते हैं। एंड पोटेशियम हो गया तो पोटेशियम के लिए K का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गोल्ड है, गोल्ड के लिए Au का यूज़ करते हैं। सिल्वर के लिए Ag से, मतलब केमिस्ट्री में अगर Au लिखा हुआ है इसका मतलब गोल्ड हो गया, Ag लिखा हुआ है इसका मतलब सिल्वर हो गया। एंड यहाँ पे देख लीजिए वेरियस एलिमेंट का आपका सिंबल दिया हुआ है। मरकरी का Hg है, कॉपर का Cu है, लीड का Pb है। यहाँ पे इट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ एंड और फर्स्ट एंड अनदर लेटर ऑफ द इंग्लिश और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एलिमेंट का जो हम लोग सिंबल रखते हैं वो या तो एलिमेंट के नेम का फर्स्ट लेटर रख देते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए यूरेनियम, यूरेनियम का हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यू हो गया यूरेनियम का सिंबल। तो ये यूरेनियम का जो फर्स्ट लेटर है इसी को हम लोग इसका सिंबल बना दिए। या फिर देखिए फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर, मतलब फर्स्ट लेटर और उसका कोई और भी लेटर ले लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम में एम हो गया फर्स्ट लेटर और जी ले लिया गया थर्ड लेटर से, तो ये Mg हो गया मैग्नीशियम का सिंबल, जिसमें मैग्नीशियम का फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर मिलकर के इसका सिंबल बनाया गया। तो और यहाँ पे देखिए इंग्लिश नेम और लैटिन नेम भी दिया हुआ है। तो मैग्नीशियम जो है एक इंग्लिश नेम है, ठीक है, और मैग्नीशियम इंग्लिश नेम है, और इस इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर लेकर के मैग्नीशियम का सिंबल बना दिया गया। हाइड्रोजन एक इंग्लिश नेम है, इसका सिर्फ फर्स्ट लेटर लेकर के नाम बना दिया गया। नाइट्रोजन एक इंग्लिश नेम है, इसका भी सिर्फ फर्स्ट लेटर लेकर के इसका सिंबल बना दिया गया। ऑक्सीजन का भी देखिए सिर्फ फर्स्ट लेटर लेकर के ऑक्सीजन का सिंबल बना दिया गया। क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन भी एक इंग्लिश नेम है, यहाँ पे क्लोरीन का फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर लेकर के क्लोरीन का बनाया गया सिंबल। ब्रोमीन में फर्स्ट और सेकेंड लेटर ले लिया गया है, देखिए Br ब्रोमीन का। आयोडीन का सिंगल लिया हुआ है, फर्स्ट लेटर सिर्फ। इसी तरह यहाँ पे प्लेटिनम का देखिए, प्लेटिनम का P फर्स्ट लेटर हो गया एंड T हो गया फोर्थ लेटर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, T हो गया फोर्थ लेटर। तो फर्स्ट लेटर और अदर लेटर, अदर कोई भी हो सकता है, ऐसा मत समझिएगा कि फर्स्ट और सेकेंड लेकर के हमेशा सिंबल बनता है। क्रोमियम में देखिए फर्स्ट और थर्ड लेकर के बना दिया गया। कैल्शियम में फर्स्ट और सेकेंड लेकर के बनाया गया है। तो या तो इंग्लिश नेम के साथ ऐसा होता है या फिर लैटिन नेम। जैसे गोल्ड का देखिए, गोल्ड का Au है सिंबल, तो यहाँ पे गोल्ड में कहीं Au तो आता ही नहीं है, फिर भी इसका सिंबल Au हो गया। तो Au इसका सिंबल इसलिए हुआ क्योंकि लैटिन में गोल्ड को ऑरम बोला जाता है, और ऑरम का देखिए फर्स्ट और सेकेंड लेटर Au है, इसीलिए गोल्ड का सिंबल Au हो गया। तो नेम हम सिंबल हम लोग या तो लैटिन नेम से लेते हैं या फिर इंग्लिश नेम से लेते हैं। सिल्वर का देखिए अर्जेंटम हो गया, अर्जेंटनम का आपका Ag ले लिया गया, फर्स्ट और सेकेंड लेटर ले लिया गया। यहाँ पे कॉपर का देखिए Cu है, क्योंकि इसको लैटिन में हम लोग क्यूप्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे Cu हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर इसका। इसी तरह बाकी सबका देख लीजिएगा। एंड ये सब कॉमन एलिमेंट है, ये सब का सिंबल आपको याद करना होगा कि आगे जब आप इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा उस वक्त ये हेल्प करेगा। या फिर बहुत कम जगह ही फुल नेम लिखा हुआ रहता है, आपको हर जगह सिंबल ही मिलेगा, तो आपके लिए आपको ये सब याद करना ज़रूरी है। कॉमन एलिमेंट का याद कर लीजिएगा। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सारा कॉमन है। इधर भी सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, कॉपर, लीड, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, टिन, ये सारा कॉमन एलिमेंट है। नेम्स एंड सिम्बल्स ऑफ ऑल न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट आर अप्रूव्ड बाय द IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई भी नया एलिमेंट मिलता है तो उसका नाम जो होता है उसको अप्रूव करता है IUPAC ही। ये ऑर्गेनाइजेशन नए एलिमेंट के नाम को अप्रूव करता है। नेक्स्ट है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट।
देखिए, किसी भी एटम का मास बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, इतना कम वैल्यू होता है कि इसको इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज अ मास ऑफ 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। देख लीजिए यहाँ पे 10⁻24 ग्राम है, तो उसको आप इमेजिन कीजिए कि इसका वैल्यू कितना कम होगा। और इसका वैल्यू इतना ज़्यादा कम होता है, इसीलिए हम लोग इसको मेजर करते हैं एटॉमिक मास में। तो नेक्स्ट हम लोग एटॉमिक मास के बारे में देखते हैं। एटॉमिक मास को देखिए इस तरह म्यू से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब हुआ 1 एटॉमिक मास। 2 म्यू मतलब 2 एटॉमिक मास। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। पहले कार्बन 12 का मतलब देखिए। C12 का मतलब होता है एक कार्बन का एटम जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हो एंड 6 न्यूट्रॉन हो। कार्बन का एक एटम जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन है। इस एटम का जो भी वेट होगा उसको उसका 1/12 पार्ट, इसका वेट मान लीजिए कि x है, तो x को जब 12 से डिवाइड कीजिएगा तो x का 1/12 निकल जाएगा, और इसी को हम लोग एक एटॉमिक मास मान लेते हैं। तो अगर एक C12 एटम का मास x है, इसको आप 12 से डिवाइड किए तो ये y आया, तो y को हम लोग 1 म्यू बोलेंगे, मतलब y इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट हो गया। ठीक है, तो मतलब समझ लीजिए कि ये एक फिजिकल वेट हो गया आपके पास। जैसे आपको राइस लेना होता है दुकान से, किराना शॉप से जाकर के आप राइस लेते हैं, तो उसके पास वेट होता है, 1 किलोग्राम का होता है, 2 किलोग्राम का होता है, 5 किलोग्राम का होता है। तो अगर आपको 1 केजी राइस लेना होता है, तो ये जो तराजू होता है, ये जो बैलेंस होता है, तो एक साइड ये वेट रखता है 1 किलोग्राम का और दूसरे पे ये राइस रखता है, और जब ये बैलेंस हो जाता है तो पता चल जाता है कि ये राइस जो है 1 किलोग्राम हो गया। तो उसी तरह ये एक एटॉमिक मास यूनिट जो है एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। अब किसी भी एटम को, किसी भी अगर एलिमेंट का एटम का अगर मास जानना होता है, तो एक तरफ ये रहेगा 1 एटॉमिक मास और दूसरे तरफ उस एलिमेंट के एटम को रखा जाएगा और देखा जाएगा कि ये इससे कितना भारी है। अगर ये इससे 2 टाइम्स भारी रहा तो इसका मास हो जाएगा 2 एटॉमिक मास यूनिट। अगर ये इससे 16 टाइम्स भारी रहा तो इसका मास हो जाएगा 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो जब ऑक्सीजन का सपोज कीजिए कि देखा गया, तो ऑक्सीजन का पता चला कि 1 म्यू से ये 16 टाइम्स ज़्यादा भारी है ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16 म्यू। ऑक्सीजन का 16 म्यू, इसका मतलब ये हुआ कि जो C12 एटम है इसका 12th पार्ट से ये 16 टाइम्स ज़्यादा हैवी है। ठीक है, मतलब C12 कार्बन का 1/12 पार्ट जो भी आया इसको एक यूनिट मान लिया गया, इसको एक एटॉमिक मास यूनिट मान लिया गया, और फिर इसी से दूसरे एटम का मास निकाला जाता है। यहाँ देखिए, द एटॉमिक मास ऑफ ऑल अदर एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द मास ऑफ देयर एटम विथ मास ऑफ अ C12 एटम। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का आपको मास निकालना है तो ऑक्सीजन का मास अब देखा जाएगा कि ये जो C12 एटम है इसका 12th पार्ट से ये कितना ज़्यादा हैवी है। इसका 12th पार्ट मान लीजिए कि x है, तो ऑक्सीजन का मास 16x आ जाता है, और इसी को तो हम लोग बोले हैं 1 यूनिट, 1 म्यू, 1 एटॉमिक मास। C12 का 1/12 पार्ट ही 1 एटॉमिक मास है, तो अगर इसका ये 16 टाइम्स ज़्यादा हैवी आया तो ऑक्सीजन का हो गया एटॉमिक मास 16 म्यू। इसका मतलब अब किसी भी एलिमेंट का एटम का अगर आपको मास निकालना होगा तो उसको कंपेयर किया जाता है C12 एटम के 12th पार्ट से, इसको एक यूनिट मान लिया जाता है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स 1 एटम और ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ अ C12 एटम। मतलब सेम बात है कि किसी भी एलिमेंट का एटम का एटॉमिक मास यह बताता है कि C12
एटम के 12th पार्ट से वो कितना हैवी है। ऑक्सीजन का 16 है एटॉमिक मास, तो ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास ये बताएगा कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से ऑक्सीजन 60 टाइम्स हैवियर है। तो ये एटॉमिक मास हो गया। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ सिम्बॉल्स ऑफ एन एलिमेंट। अभी हम लोगों ने सिम्बॉल के बारे में पढ़ा था, तो अब सिम्बॉल को हम लोग क्यों देते हैं, किसी भी एलिमेंट का हम लोग सिम्बॉल क्यों रखते हैं, उसका क्या यूज है सिम्बॉल का। तो देखिए फर्स्ट है सिम्बॉल रिप्रेजेंट नेम ऑफ द एलिमेंट। अगर H2 लिखा हुआ है तो H2 से आप बता दीजिएगा कि ये हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा है। सिम्बॉल रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एलिमेंट। अगर H लिखा हुआ है तो H से आपको पता चल जाएगा कि H मतलब कि हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम। सिम्बॉल ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम। आगे हम लोगों को मोल्स के बारे में पढ़ना है, तो अगर मोल्स में आपको H लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि इट्स टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हो गया। तो ये 1 मोल भी इंडिकेट करता है। और 1 मोल एलिमेंट में 6.023 × 10⁻23 एटम होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 1 मोल है, इसका मतलब कि 1 मोल में हाइड्रोजन का 6.02 × 10⁻23 एटम होगा। मतलब इतना में हाइड्रोजन का एटम अगर काउंट कीजिएगा तो इतना एटम आएगा, 6.02 × 10⁻23 एटम। सिम्बॉल रिप्रेजेंट अ डिफिनिट मास ऑफ एलिमेंट। सिम्बॉल से डिफिनिट मास का भी पता चलता है। ऑक्सीजन O लिखा हुआ है, इसका मतलब इससे देखिए O से क्या क्या आपको पता चलता है। एक तो ऑक्सीजन है, ये पता चल गया। O सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, ये भी पता चल गया। सेकंड वाला O सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा है। एंड इससे पता चलता है कि इसका मास 16 म्यू है, 16 एटॉमिक मास है। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो जैसे आपको आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होगा, जैसे H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होगा, तो आपको H से इसका मास पता करना होगा कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 इसका मास हो गया। एंड ऑक्सीजन का मास आपको ऑक्सीजन देख करके पता चलेगा कि 16 होता है इसका मास, और इसको आप ऐड कीजिएगा तो 18, तो टोटल इसका मास 18 हो जाएगा। इस तरह करके आपको आगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए पढ़ना है। तो एक डिफिनिट मास का भी पता चलता है इससे। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ ओनली फ्यू एलिमेंट कॉल्ड नोबल गैस आर केमिकली अनरिएक्टिव एंड एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। हम लोगों ने पहले बात करा था कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट का एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, वो हाईली रिएक्टिव होता है। इसीलिए हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में रहता है, सल्फर एसिड के फॉर्म में रहता है। मतलब सल्फर का 8 एटम एक साथ मिला हुआ रहता है, ये आपस में ग्रुपिंग किए हुए रहता है और ये S8 के फॉर्म में रहता है। बट फ्यू एलिमेंट जिसको नोबल गैस बोलते हैं हम लोग, वो सबका एटम्स अनरिएक्टिव होता है। जैसे आर्गन हो गया, तो आर्गन का एटम फ्रीली एग्जिस्ट करता है। नियोन गैस हो गया, नियोन का भी एटम फ्रीली एग्जिस्ट करता है। तो जितना भी नोबल गैस है सबका एटम फ्रीली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये सब हाईली स्टेबल होता है, इसको किसी का ज़रूरत नहीं होता है। बट मोस्ट ऑफ एटम यूजुअली एग्जिस्ट इन 2 वे टू बिकम स्टेबल। बट मोस्ट ऑफ एटम जनरली 2 तरह से रहता है ताकि खुद को स्टेबल कर सके, इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एंड इन फॉर्म ऑफ आयन। मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है या फिर आयंस के फॉर्म में रहता है। अभी हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, आयंस के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। इसीलिए अभी आप लोग यहाँ पे इस पॉइंट को याद कीजिए कि मोस्ट ऑफ एटम जो होता है या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है या फिर आयन के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अ मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सबस्टांस विच हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सबस्टांस एंड एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट।
देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट का एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है। इसी H2 को मॉलिक्यूल बोलते हैं। Cl2 के फॉर्म में रहता है क्लोरीन का एटम, इसी क्लोरीन Cl2 को क्लोरीन का मॉलिक्यूल बोलते हैं। एंड यहाँ पे H2 जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि फ्री एग्जिस्ट करता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो हाइड्रोजन का H है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन ये फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। बट H2 जो मॉलिक्यूल है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वैसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि फ्री एग्जिस्ट करता है। देखिए यहाँ पे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एंड मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज सबस्टांस के प्रॉपर्टीज सेम होता है। जैसे हाइड्रोजन H2 जो मॉलिक्यूल हुआ इसका प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी से बिल्कुल सेम होगा। ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी सेम रहेगा। क्लोरीन का प्रॉपर्टी एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी, दोनों का प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेगा। तो मॉलिक्यूल किसी भी सबस्टांस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है एंड उसका प्रॉपर्टी सबस्टांस के प्रॉपर्टी के सिमिलर होता है। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 2 और मोर सिमिलर एटम। जैसे हम लोगों ने बात करा था कि H2 प्लस Cl2 मिल करके 2HCl बनाता है, 2HCl बनाता है। तो यहाँ पे H2 एक एलिमेंट है, Cl2 एक एलिमेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात कर रहा है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 2 और मोर सिमिलर एटम। मतलब जहाँ पे सिमिलर एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाया रहेगा वो एलिमेंट कहलाएगा। मतलब एलिमेंट में एक तरह का ही एटम होता है, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड भी एक एलिमेंट है क्योंकि गोल्ड में भी सिर्फ एक तरह का ही एटम पाया जाता है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन में एक O मिल करके O2 के फॉर्म में रहता है। मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 है एंड यहाँ पे O2 जो है सिमिलर मॉलिक्यूल से मिल करके बना हुआ है, इसीलिए O2 भी एक एलिमेंट है। मतलब सिमिलर एटम जहाँ पे कॉम्बाइन रहता है वो एलिमेंट बनाता है, बट अगर डिफरेंट एटम कॉम्बाइन रहता है तो वो कंपाउंड बनाता है। यहाँ पे HCl देखिए, HCl में डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन का है एक क्लोरीन का है, ये दोनों कॉम्बाइंड है तो ये कंपाउंड बनाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड। एंड जब सिमिलर एटम मिल करके अगर कुछ मटेरियल बनाएगा उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस समझिए। मॉलिक्यूल, एलिमेंट का मॉलिक्यूल सिमिलर एटम से मिलकर के बना होता है एंड कंपाउंड का मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सिमिलर एटम से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे सिमिलर 2 नाइट्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए N2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया एंड नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। सिमिलरली ऑक्सीजन एक एलिमेंट है एंड क्लोरीन एक एलिमेंट है, क्योंकि इस एलिमेंट का मॉलिक्यूल सिमिलर एटम से मिलकर के बना है। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। अब एक एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कितना एटम है उसी को उसका एटॉमिसिटी बोलते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है N2, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2 एंड यहाँ पे हमने बात करा था सल्फर का मॉलिक्यूल है S8, फास्फोरस का मॉलिक्यूल है P4। तो एक मॉलिक्यूल में जितना एटम है यही इसका एटॉमिसिटी होता है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन का भी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम है। सल्फर का एटॉमिसिटी 8 हो जाएगा क्योंकि सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है। फास्फोरस का एटॉमिसिटी 4 हो जाएगा क्योंकि फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है। अब देखिए जिसका एटॉमिसिटी 1 होता है उसको हम लोग
मोनोएटॉमिक बोलते हैं। आर्गन, कॉपर, सोडियम, ये सारा फ्री एग्जिस्ट करता है, ये सब का एटम फ्री एग्जिस्ट करता है। इसीलिए फ्री एग्जिस्ट करने का मतलब एक अकेला एटम एग्जिस्ट करेगा, तो जब अकेला है इसीलिए इसको मोनोएटॉमिक बोलेंगे। क्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ये सब का मॉलिक्यूल में 2 एटम होता है, इसीलिए सबको डाई एटॉमिक बोलते हैं। 3 वाले को ट्राई एटॉमिक बोलते हैं। ओजोन गैस देखिए, ओजोन गैस 3 ऑक्सीजन से मिल करके बना होता है, तो इसका ओजोन गैस का मॉलिक्यूल O3 होता है, इसीलिए इसका एटॉमिसिटी 3 हो गया और इसको ट्राई एटॉमिक बोलते हैं। टेट्रा एटॉमिक में आ गया P4, टेट्रा का मतलब 4 होता है, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, तो एसेट, सल्फर एसेट S8 के फॉर्म में रहता है, इसीलिए सल्फर ऑक्टा एटॉमिक है, इसका एटॉमिसिटी सल्फर का 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स केमिकली कॉम्बाइंड टुगेदर। अभी मैंने बताया था कि कंपाउंड का मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम होता है एंड एलिमेंट के मॉलिक्यूल में सेम एटम होता है। यहाँ पे देखिए HCl एक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम है एंड दूसरा क्लोरीन का एटम है। वाटर भी एक मॉलिक्यूल है क्योंकि वाटर में एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन का एटम होता है H2O। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन का एटम है CO2। तो कंपाउंड होता है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल में मोर देन 1 एटम होता है एंड एलिमेंट के मॉलिक्यूल में सिमिलर एटम होता है। नेक्स्ट है अ कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो जो भी मटेरियल मॉलिक्यूल कंपाउंड से मिलकर के बना होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हैं। हाइड्रोजन एक यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है क्योंकि इसका मॉलिक्यूल एक कंपाउंड है, इसका मतलब यही है। केमिकल फार्मूला, नेक्स्ट हम लोग केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। अ केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टांस इन टर्म ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग सिंबल का यूज करते हैं एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल का, एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो वो ये बताएगा कि उस एलिमेंट में कौन कौन सा मॉलिक्यूल है एंड कितना मॉलिक्यूल है। जैसे HCl है, HCl एक फार्मूला है, HCl एक केमिकल फार्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो HCl बता रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल। HCl डिनोट कर रहा है कि इस मॉलिक्यूल का कॉम्पोजिशन क्या है, तो इससे पता चल जाएगा कि इसका कॉम्पोजिशन हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, ये इसका कॉम्पोजिशन पता चल गया। और कितना है, तो इसमें हाइड्रोजन का एक एटम है एंड क्लोरीन का एक एटम है। तो मॉलिक्यूलर केमिकल फार्मूला ये सारा चीज़ बताता है, कॉम्पोजिशन बताता है मटेरियल में एलिमेंट का। जैसे हाइड्रोजन का फार्मूला H2 है, देखिए हाइड्रोजन मैंने बताया था H2 के फॉर्म में रहता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, ये देखिए सल्फर, फास्फोरस सब के बारे में बताया था। फार्मूला ऑफ सम मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये सारा एलिमेंट है क्योंकि यहाँ पे सेम एटम है। ये सारा कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एटम है। यहाँ पे वाटर देखिए H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा मतलब 4 होता है, क्लोरीन मतलब 4 क्लोरीन, तो कार्बन के साथ 4 क्लोरीन है। कार्बन डाइसल्फाइड, डाई मतलब 2 होता है, सल्फाइड 4 सल्फर, तो CH2 हो गया। अब देखिए कार्बन एंड सल्फर मिला हुआ है, हाइड्रोजन एंड सल्फर मिला हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाए हुए हैं। तो ये इसका फार्मूला हो गया एंड फार्मूला देखिए सिंबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा था कि सिंबल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड इससे इसका कॉम्पोजिशन भी पता चलता है कि एक ये देखिए इथेनॉल है, अल्कोहल सॉरी यहाँ पे ये आएगा C2H5OH, ये इथेनॉल है। तो इथेनॉल का सिंबल आपको ये फार्मूला बताएगा कि इसमें कौन कौन सा
एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। एंड कॉम्पोजिशन भी बता रहा है कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है एंड 1 6 है एंड ऑक्सीजन 1 है। इतना मिलकर के एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं। इसको कंपाउंड मॉलिक्यूल हो जाएगा ये, क्योंकि मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम है यहाँ पे। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मूला। फार्मूला से क्या क्या पता चलता है? तो फार्मूला रिप्रेजेंट करता है नाम को। H2O से आप बता दीजिएगा कि ये वाटर है। फार्मूला रिप्रेजेंट 1 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टांस। H2O मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये भी पता चलता है। फार्मूला ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टांस। तो जिस तरह से सिंबल हाइड्रोजन मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन था, उसी तरह H2O मतलब भी 1 मोल ऑफ वाटर हो जाएगा। फार्मूला गिव्स द नेम ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में कितना एलिमेंट है ये भी पता चल जाता है। C2H5OH, इसमें भी कितना मॉलिक्यूल है ये भी पता चल, सारा एलिमेंट के बारे में बता देगा। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये बता देता है। फार्मूला गिव्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, इसमें कितना कार्बन का एटम है, हाइड्रोजन का कितना एटम है, ऑक्सीजन का कितना एटम है, ये भी पता चलता है। फार्मूला रिप्रेजेंट अ डिफिनिट मास एंड फार्मूला एक डिफिनिट मास भी बताता है। जैसे मॉलिक्यूलर मास मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक एग्जांपल दिया था H2O का, तो 2 हाइड्रोजन है इसीलिए इसका मास 2 हो जाएगा एंड एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो टोटल इसका मास 18 हो जाएगा। तो ये मास भी बताता है। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टांस। कोई भी सबस्टांस के एक मॉलिक्यूल में जितना एटम प्रेजेंट होता है, सारा एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे C2H5OH अल्कोहल के बारे में बात करते हैं, यही अल्कोहल होता है जो कि शराब वगैरह में पाया जाता है। तो इसका एटॉमिक मास का बात करते हैं, तो इसका एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? सम ऑफ टोटल एटम प्रेजेंट इन इट, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ टोटल एटम प्रेजेंट इन इट, यही बात यहाँ पे कर रहा है। तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 और 1 6 है एंड ऑक्सीजन 1 है। तो कार्बन का मास होता है 12, तो 2 कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का मास हो जाएगा 24। हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 6 का हो जाएगा 6 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 1 का मास हो जाएगा 16। यहाँ पे 24 और 6 30 40 46, तो टोटल मास हो गया C2H5OH का 1 मॉलिक्यूल का 46। तो इस तरह करके हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन एलिमेंट का एटॉमिक मास दिया हुआ है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, इधर भी है, ये सब याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग पार्ट 3 में सॉल्व कर लेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।